दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटनासार करेंट अफेयर्स का जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो समसामयिक घटनासार करेंट अफेयर्स का चौथा भाग, जिसमें हम प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज का जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे ये है कि अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। तो ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र जो है, ये अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जिस सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है उसका नाम है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम है जिसकी खोज अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने की है। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। तो श्रीलंका के विरुद्ध। और अगला प्रश्न है भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो ये जापान द्वारा। और अगला प्रश्न है दोस्तों 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है। तो नियो-1 नियो-1 नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रैल 2021 में चालकों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों अप्रैल 2021 में सड़कों पर ड्राइवरलेस कार की अनुमति देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना है। और अगला प्रश्न है 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये था आर्मेनियाई नरसंहार। दोस्तों 106 साल बाद यानी आर्मेनियाई नरसंहार के 106 साल बाद 24 अप्रैल 2021 को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22-23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया, उसका विषय क्या था। तो ये था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है। तो ये मिशन है लूना 25 मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था। तो 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है उसका इस वर्ष का थीम था पृथ्वी को फिर से अक्षीय अवस्था में बहाल करना, यानी गुड कंडीशन में बहाल करना पृथ्वी को फिर से। अगला प्रश्न है दोस्तों नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो ये है दोस्तों मार्सी रोवर। तो परसिवरेंस रोवर दोस्तों मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने मार्सी उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। तो ये हैं दोस्तों नौरा अल मतरूशी जो कि महिला हैं और मोहम्मद अल मुल्ला पुरुष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर पिछले दिनों इंजेन्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी है।
तो ये मंगल ग्रह पर। और देखिए 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का इस वर्ष का विषय क्या था? तो परिवर्तन के लिए अनुकूल एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, ये विश्व हीमोफीलिया दिवस का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। दोस्तों टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधावली योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष निगम रासकास्मास द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आर्कटिक यम। दोस्तों आर्कटिक यम जो सैटेलाइट है ये रूसी अंतरिक्ष निगम रासकास्मास द्वारा 28 फरवरी 2021 को आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वर्ष 2021 का विषय क्या था? तो ये था एंड इनइक्वलिटीज यानी समानता को, असमानता को समाप्त करना। अगला प्रश्न है वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये है नतालिया वोइनोवा। दोस्तों नतालिया वोइनोवा को लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने, उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेज डे का 2021 का थीम क्या था? तो एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज इस वर्ष विश्व दलहन दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब ने। और 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है घाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, विश्व सामाजिक न्याय दिवस का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के किस स्थान पर लैंड हुआ? तो ये था जेजेरो क्रेटर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है भव्या लाल। दोस्तों भव्या लाल भारतीय मूल की वह अमेरिकी हैं जिनको नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 फरवरी 2021 को मनाए गए वर्ल्ड वेटलैंड डे का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था वेटलैंड्स एंड वाटर यानी आर्द्रभूमि और जल इस वर्ष मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद को ग्रहण किया? तो ये हैं अनिल सोनी। अनिल सोनी ने दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के CEO का पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी दोस्तों संयुक्त UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो 2020 को। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इसलिए कोरोना संकट या कोविड-19 महामारी के कारण विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार 2020 को जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड यानी सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था बेस्ट लेप्रोसी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। अगला प्रश्न है हाल में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो ये है पुएर पारंपरिक चाय साइट चीन, फुजौ जैस्मिन चाय साइट चीन, शिजुकोआ पारंपरिक चाय जापान और हैडांग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। और इनको संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है 143 उपग्रहों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड का निर्माण करने की अनुमति दी है? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क ने ये यूरोपीय देश है जो उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है वह देश जिसे 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि मुक्त आकाश संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर संघाई है, चीन का शहर। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रमों को। प्रश्न है वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन के सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है। अगला प्रश्न है सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक को। अगला प्रश्न है किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की। ये अभियान किससे संबंधित है? तो शून्य अभियान या जीरो अभियान जो है ये शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10 बैंकों की। और अगला प्रश्न है कि किस योजना के तहत हाल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी ने। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगला प्रश्न है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF की बैठक जो 17 से 21 जनवरी 2022 में आयोजित होगी उसका थीम है वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये कुशीनगर को। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यूपी स्पेशल जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है? तो ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सितंबर 2021 में LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप है प्रगति मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है स्पिन योजना, भारत की क्षमता को मजबूत करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। दोस्तों विश्व बैंक 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल में जारी राबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर है, वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है लैक्टालिस, जो कि फ्रांस की डेयरी कंपनी है। इसको वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में जो है प्रथम स्थान मिला है और भारत का अमूल इस सूची में 18वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज यानी BH सीरीज फीचर हाल में पेश किया है। ये BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो ये 10 अक्षरों का कोड है BH सीरीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आनंदा। दोस्तों आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा नाम से LIC ने अपने अभिकर्ताओं की सुरक्षा के लिए या उनकी सुविधा के लिए आनंदा नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 अगस्त 2021 को किसे स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में प्रदत्त EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में किस योजना के लाभार्थियों को PIDF योजना के तहत टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो PM स्वनिधि योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस यानी EASE 4.0 अधिसूचित किया है। EASE यानी इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है? तो ये है दोस्तों प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। अगला प्रश्न है, हाल में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस। अगला प्रश्न है, हाल में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच वेक्स WEP NXT लॉन्च किया है? तो ये है सिस्को कंपनी के साथ। दोस्तों सिस्को कंपनी के साथ नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच वेब नेक्स्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल में NCDEX के द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो ये है GUAREX GUAREX। ये NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में पहला भारत का क्षेत्रीय सूचकांक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है? तो दिल्ली को 48वां और मुंबई को 50वां स्थान मिला है।
सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा हाल में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत का रैंक इसमें दूसरा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? तो ये है 6.2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है HDFC बैंक ने। दोस्तों, HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह है करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो ये राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की? तो यह है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। अगला प्रश्न है, वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स को हाल में लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने। और अगला प्रश्न है, हाल में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को हाल में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSMES क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो खुदरा और थोक बाजार को। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र में योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म दोस्तों वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, प्रिज्म का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म ऑन रेगुलेट इनिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो भूटान के साथ। दोस्तों, भारत ने भूटान के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता को हाल में शुरू किया? तो ये है खुशियों का आशियाना। ये लघु फिल्म प्रतियोगिता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने सभी के लिए आवास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में SBI ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग ATM खोला है? तो ये डल झील श्रीनगर में। और 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है फिलीपींस। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रैल से जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 20.1% की। और अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल 7 कंपनियों को जगह मिली है।
अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ये 10,000 रुपये है। यदि एटीएम में कैश खत्म हो जाएगा तो रिजर्व बैंक पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। अगला प्रश्न है हाल में क्वाइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो क्वाइनडेक्स दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है। अगला प्रश्न है कौशल विकास मंत्रालय ने हाल में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटर कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो 2025 तक कौशल विकास मंत्रालय यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल में 6 लाख गांव में इंटर कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है हाल में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्लूकार्ट नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये बीपीसीएल है। और अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये है कार्यक्रम का नाम समृद्ध है। और दोस्तों आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा समृद्ध योजना के तहत। अगला प्रश्न है हाल में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल किया है? तो दोस्तों सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को अब वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पेंशन क्षेत्र में अब एफडीआई की सीमा 74% कर दी गई है। अगला प्रश्न है हाल में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फोन पे ने दोस्तों पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है इसमें यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि वह देश जिनके केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। इन 4 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल में भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन इंडिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो कपड़ा क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है दोस्तों अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड की मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया को अब विकसित देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। और 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में प्रमोट किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो गूगल की साझेदारी में दोस्तों रिलायंस जियो 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो ये एनटीपीसी है। और दोस्तों एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और महामारी के खिलाफ तैयारी के मदद के लिए किस राज्य की योजना को $125 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है? तो ये है रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम। दोस्तों विश्व बैंक ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए $125 मिलियन की मदद की घोषणा की है केरल में प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए।
अगला प्रश्न है, विश्व वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, ये लार्सन एंड ट्यूबो इन्फोटेक है। दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूबो इन्फोटेक को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल में रूपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये कार्ड है शगुन। दोस्तों, LIC कार्ड सर्विसेज ने रूपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जो है शगुन नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो ये था MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। अगला प्रश्न है, कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है? तो ये भूटान के साथ है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एशियन विकास बैंक। दोस्तों, एशियन विकास बैंक के साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्राप्त करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्षों में सर्वाधिक कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो सही उत्तर है आपका 58.8%। केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में जो कर्ज है यानी ऋण है, मार्च 2021 तक 58.8% तक पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, वो हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर यानी 51 जो है 51st प्लेस पे है। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? तो ये विप्रो है। और अगला प्रश्न दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने कब से स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जून 2021 से। अगला प्रश्न है, अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने हाल में ही जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की है? तो 71वीं रैंकिंग। और अगला प्रश्न है, रायटर्स द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ये है अमेरिका। दोस्तों, फरवरी 2021 में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर चला गया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? तो ये है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में गिफ्ट कहा गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो HDFC बैंक ने।
और अगला प्रश्न है, जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक ने। और अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो ये है DBS बैंक को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये रेबेका ग्रिन्सन हैं, जो कोस्टा रिका के हैं। रेबेका ग्रिन्सन, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल में अंकटाड का नया महासचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस देश के केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? तो ये RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व में घोषित 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी की सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो ये 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लिंक फंड के साथ। दोस्तों, ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नाम के सहयोगात्मक परियोजना के लिए लिंक फंड के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो ये 50,000 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? तो ये है DG गोल्ड। और अगला प्रश्न है, वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल में नए आदर्शवाग यू कम्फर्ट के साथ खुद को किस नाम से रिब्रांड किया है? तो दोस्तों, गो एयर ने गो फर्स्ट के नाम से अपने आप को रिब्रांड किया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा 21 मई 2021 को की है? तो ये है 99,122 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला CEO हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार माधवन नायर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने। और अगला प्रश्न है, मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ $200 मिलियन के करेंसी स्वैप की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थापकर्ता के रूप में उभरा है? तो ये HDFC बैंक है। और अगला प्रश्न है, राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष मई 2021 को चुना गया है? तो नीरज बजाज को। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया है? तो T रविशंकर को। और अगला प्रश्न है, भारत की निजी क्षेत्र का वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? तो HDFC बैंक को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ये है भाग्योदय शहरी सरकारी बैंक।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है। तो क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण फ्लिपकार्ट ने किया है। अगला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा ब्रिट कोइन को जारी करने की घोषणा की है। तो ब्रिट कोइन ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर नामक सुविधा शुरू की गई है। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और ये सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। अगला प्रश्न है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये है भारत ई मार्केट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है। तो 15 वर्षों के लिए। और अगला प्रश्न है, हाल में ICICI ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो मर्चेंट स्टैक नाम से दोस्तों खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये यूनियन बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। तो ये बैंक हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनको सरकार ने निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन है। तो ये है केरल वित्तीय निगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 25-26 के बीच राज्यों को केंद्र सरकार की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है। तो ये है 41%। और इस प्रश्न को मैं स्टार कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा कि 15वें वित्त आयोग ने जो है दोस्तों 2021 से 2026 के बीच राज्यों को जो है केंद्र राज्य विभाजन में जो प्राप्तियों का हिस्सा होता है उसमें राज्यों को 41% हिस्सा देने की संस्तुति की है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की सुधार का उल्लेख किया गया है। तो ये V आकार का है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश की सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा है। तो ये 17.8% रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 19-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GVA और कृषि GVA में कितना योगदान रहा है। तो दोस्तों मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमशः कुल राष्ट्रीय GVA में 1.24% और कृषि GVA में 7.28% योगदान रहा है। अगला प्रश्न केंद्रीय बजट से है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड रेल गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये वर्ष है 2023 तक। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य है। तो ये है 1.75 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 में इसके GDP के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये 6.8% रहने का अनुमान है 2021-22 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बैंक ने RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है। तो ये है 1 जनवरी 2021 से। और अगला प्रश्न है, हाल में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों को निगरानी सूची में डाला है। तो भारत सहित 10 देशों को करेंसी मैनिपुलेटर्स में निगरानी सूची में डाला है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो लेह लद्दाख में। लद्दाख के लेह में दोस्तों उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो ये सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी। दोस्तों सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कुल कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो देश में कुल 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटनासार का करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत आप जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं का आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ परीक्षा, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।